नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ हैं शिप्रा पांडे जी, जिनका चयन उत्तर प्रदेश सचिवालय के समीक्षा अधिकारी पद के लिए हुआ है 2016 वाले एग्ज़ाम में। और ये हमारे बैच की टॉपर स्टूडेंट्स भी हैं, सभी लोग आप लोग जानते भी हैं। काफ़ी समय से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि इनका एक साक्षात्कार आप लोग के लिए लाया जाए जो आप लोग के लिए मोटिवेशनल हो सके। तो सबसे पहले मैं शिप्रा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ चयन के लिए कि थैंक यू सर। नमस्ते सर। आपका चयन हुआ जो है। और मैं यहाँ पर एक बात और इनके बारे में बताना चाहता हूँ कि इन्होंने यूपीपीसीएस 2020 का इंटरव्यू भी दिया रिसेंटली जो है, जो काफ़ी अच्छा रहा। थोड़े ही नंबरों से जो है इनका चयन नहीं हो पाया, तो हम सभी शुभकामनाएं भी देते हैं इनको जो है कि इस बार ये नहीं चुकेंगी और अगली बार जो है एसडीएम की पोस्ट ये हासिल करेंगी। तो इनके बारे में ज़्यादा परिचय भी हम ना करते हुए सीधे इनसे ही जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो है, आप जैसा कि बस्ती ज़िले से बिलोंग करती हैं, होम टाउन आपका जो है बस्ती डिस्ट्रिक्ट है, तो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, कैसे पढ़ाई की शुरुआत हुई, कहाँ कहाँ आपने पढ़ा? सर सबसे पहले तो आपको थैंक्स कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ये मौका दिया कि मैं अपने एक्सपीरियंस और अपनी इस जर्नी को लोगों को बता सकूँ। सर मेरा होम डिस्ट्रिक्ट बस्ती है और मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन 12th तक देवरिया के आगे एक जगह है भाटपर रानी, अच्छा, वहाँ से कंप्लीट की है। और क्योंकि मेरे फादर उधर ही थे इसलिए। और उसके बाद मैंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी पे अपनी आगे की पढ़ाई की, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी कंप्लीट की अपनी। तो हम इनको डॉक्टर शिप्रा पांडे कहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उन्होंने पीएचडी भी किया है और काफ़ी अच्छी प्रोफाइल के साथ जो है इनकी पढ़ाई हुई है। तो आपने जो है जो पीएचडी का जिक्र चला है, तो आपका स्नातक में क्या क्या सब्जेक्ट से और फिर पीएचडी किस सब्जेक्ट में किया आपने जो है? सर स्नातक में मेरे सब्जेक्ट्स थे मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और उसके बाद मैंने फिजिक्स में एमएससी कंप्लीट की और फिर सर नैनो टेक्नोलॉजी में मैंने पीएचडी की है उसके बाद। काफ़ी डाइवर्स प्रोफाइल है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। पूरी तरह से साइंस का बैकग्राउंड है और पीएचडी तक जो है साइंस में किया है। और उसके बाद समीक्षा अधिकारी जैसा एग्ज़ाम जिसमें हिंदी जो है मस्ट है, वहाँ पर भी गई। और आप जो है फॉरेन में भी जाके जो है आपने जो है कुछ रिसर्च वर्क किया है। क्या किया आपने? सर पीएचडी के बाद मुझे फॉरेन जाने का मौका मिला, पर मैं बहुत कम समय के लिए रह पाई क्योंकि सर शादी और फिर एक छोटा बेबी था। तो कुछ काम मैंने वहाँ किया, फिर मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि फैमिली इधर सेटल थी। तो उसके लिए जो काम मैंने अपने रिसर्च में किया था उसी डायमेंशन में मैंने आगे कुछ काम बाहर भी किया था। तो फिर सर फाइनली इधर आके हम सेटल होना था मुझे। और शिप्रा जी के बारे में एक सबसे अच्छी और ख़ास बात यह है कि हम लोगों में एक आम धारणा होती है कि शादी हो गई, बच्चे हो गए और एक महिला जो है एक हाउसवाइफ के रोल में आ गई, हाउस मेकर के रोल में आ गई। उसके बाद हम लोग ये मान लेते हैं कि वहाँ से करियर ख़त्म हो जाता है और केवल एक जो है जो जिम्मेदारियाँ होती घरेलू वही शुरू हो जाती हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूँ, मेरी पर्सनल बात भी आप लोगों से होती है। तो आप जो है इनको इसलिए ज़रूर सुनिएगा कि इन्होंने अपने जीवन में जो है किस तरह से जो है एक मैरिड लाइफ में और बीइंग अ मदर किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाया और यहाँ तक ये पहुँची हैं। पहले ही प्रयास में जो है इन्होंने समीक्षा अधिकारी का मेंस क्वालिफाई करके जो है समीक्षा अधिकारी में अच्छे रैंक से सफलता प्राप्त की। तो ये काफ़ी अप्रिसिएट करने वाली बात है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर जो है इसको एक मोटिवेशन के तौर पे लें। तो अब आगे हम अपनी बातचीत को बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि डिकोड एग्ज़ाम जो संस्थान है, यहाँ से आपका जो है संपर्क कैसे हुआ, किस तरह से आपने हम लोग को देखा, जो है कहाँ से ढूंढा? सर डिकोड एग्ज़ाम के बारे में ऐसा था कि जब मैं समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स दिया, चूँकि मैं इस फील्ड से थी नहीं, तो मुझे चैनल्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, थोड़ी बहुत थी। तो जब मैंने प्रीलिम्स दिया तो सबकी तरह मैं भी स्कोर चेक करने की कोशिश करती थी। और उसके पहले मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, मुझे लोगों ने बताए थे कि ये चैनल है, यहाँ से नोट्स, ये फॉरेस्ट का जो रिपोर्ट आपने दिया था सर, फिर बजट वगैरह का, तब भी इतना मैंने ध्यान उस वक्त नहीं दिया था। लेकिन हाँ, ये समझ में आ गई थी कि सर ऑथेंटिसिटी यहाँ पे काफ़ी अधिक है।
फिर सब लोग अपने स्कोर्स चेक करते थे, तो मैंने भी यहाँ पे स्कोर अपना चेक किया। उस टाइम तक मेरे दिमाग में ये बात सेटल हो गई थी कि सर हाँ डिकोड एग्ज़ाम है, और ये बहुत ही ऑथेंटिसिटी के लिए, मतलब मैंने नेट के थ्रू ही जाना यहाँ पे कि सर ने बताया है कि अगर इतने क्वेश्चन सही है तो मतलब आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं मेंस के लिए, इस टाइप का था। और इन्होंने जो है हमारे संस्थान में कांटेक्ट किया। समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा का जो 2016 का हमने बैच संचालित किया था, तो उसमें इनका रोल नंबर जो है 80 था। तो पहले तो मैं नाम भी इनका नहीं जानता था, लेकिन जब हम लोगों में जब इनकी कॉपीज़ वगैरह हम लोगों ने चेक करना स्टार्ट किया जो है, और फ़ोन पे फिर बातचीत होती थी फीडबैक के लिए, तो मुझे बड़ा जो है सबसे एक बड़ी जो है अजीब बात ये लगी कि ये उस समय कोविड पॉजिटिव थी और होम आइसोलेशन में थी, और उसके बावजूद पूरी मेहनत से पढ़ रही थी। जितना एक नॉर्मल बच्चा जो है अपना सारा होमवर्क लिख के भेजता था, उसी तरह से ये उस कोविड पॉजिटिव होने के बाद और होम आइसोलेशन में बच्चे के साथ होने के बाद भी जो है इन्होंने बहुत ही रेगुलरिटी से और ईमानदारी से जो है सारे होमवर्क को फॉलो किया और सब कुछ जो है किया। तो अब जो है एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में जीएस और हिंदी दोनों का जो है अच्छा रोल होता है, हिंदी का ज़्यादा होता है। तो प्रीलिम्स की तैयारी आपने जो स्टार्ट की, उसमें आपका मेन फोकस क्या था, जो है किस तरह से आपने शुरुआत की, क्या किताबें पढ़ी, जो है सबसे पहले सामान्य अध्ययन के लिए बताएं आप जो है। सर जब मैंने तैयारी करनी शुरू की, वो दिसंबर 2019 का प्रीलिम्स मैंने पहली बार दिया था, तो 2 महीने पहले उसके मतलब अक्टूबर से मैंने शुरू की थी। तो किसी ने बताया एनसीईआरटी कर लो, तो मैंने थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ा, और उसके बाद घटना चक्र मुझे लोगों ने बताया कि आप घटना चक्र करिए, उससे चीज़ें होंगी आपकी कवर। तो मैंने घटना चक्र को कई बार किया, और उसी से मैंने 2019 का प्रीलिम्स दिया। उसके बाद जब फिर मुझे समय मिला तो मैंने एनसीईआरटी की एक रीडिंग लगाई और घटना चक्र अच्छे से किया, कई बार किया उसको। तो एक तरीके से मेरा एक बेस तैयार हो गया, और फिर बाकी जो नई चीज़ आती रहती वो मैं अपडेट कर लेती। तो यहीं से मैंने करंट अफेयर्स के लिए क्या आपने स्ट्रेटजी अपनाई जो है? सर करंट अफेयर्स का तो मेरा ऐसा था कि सर डेली बेसिस पे हम आज क्या चीज़ें चल रही हैं उसको तैयार करने की कोशिश करते थे, और साथ में जो एडिटोरियल वगैरह डिस्कशन रहता था उसको सुना करते थे कि अगर कभी मेंस में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं था सर। तो मैं कोशिश करती थी कि मैं सुनूं और उन चीज़ों को कनेक्ट करूं कि अच्छा अगर एग्जाम्पल के लिए कि जैसे कहीं कुछ फॉरेस्ट फायर है तो ये एक तरीके से क्लाइमेट चेंज का भी है, तो सर अपने माइंड में चीज़ों को कनेक्ट करने की हमेशा कोशिश करती थी कि कैसे उसको मेन स्ट्रीम से कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपकी पूरी शिक्षा दीक्षा लगभग इंग्लिश मीडियम में ही हुई जो है जी, और आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं आपकी कॉपी चेक करता रहा हूँ, आपके निबंध बहुत अच्छे हैं हिंदी में। तो प्रीलिम्स का जो हिंदी था, इसमें आपको क्या दिक्कत आई थी बीइंग अ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट? नहीं सर, मुझे ऐसी दिक्कत नहीं आई थी, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और बचपन से हम बोलते आए हैं और उन चीज़ों को समझते आए हैं, तो मुझे कभी भी हिंदी पढ़ने में समझने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। और उसके लिए भी लोगों ने बताया कि एक प्रीलिम्स के लिए कोई लास्ट ईयर के पेपर्स की बुक ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, और वहीं से मैंने पढ़ा, और जो वर्ड्स मुझे कठिन लगते थे उसको मैंने एक कॉपी पे नोट कर लिया उन सारे, और उसको बार बार रिवाइज किया। नहीं, ये स्ट्रेटजी मैं भी आप लोग को बताता रहता हूँ कि समीक्षा अधिकारी की हिंदी पढ़ने का सबसे सही तरीका यही है कि अगर आप शब्द विलोम भी पढ़ रहे हैं तो आपको उस शब्द का जो है पर्टिकुलर मतलब पता होना चाहिए। जैसे आपका नाम सिप्रा है, तो सिप्रा का जो है पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए, सिप्रा की मीनिंग क्या होती है, तभी आप उसका अपोजिट निकाल पाएंगे जो है। तो ये बहुत ज़रूरी है। बाकी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा जो है पृथ्वीनाथ पांडे, हरदेव बाहरी, इस तरह की बुक्स को आपने पढ़ा था या नहीं जो है? सर प्रीलिम्स में तो इनके नाम भी मुझे नहीं मालूम थे कि ऐसी कोई बुक्स भी हैं। मुझे बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शायद सर 4-6 साल पुरानी बुक थी, कोई किसी ने मुझे दे दी थी, मैंने तो खरीदी भी नहीं थी।
और मैंने बस उसको ही बार बार पढ़ा, जो भी कठिन लगा उसका नोट्स बना लिया अपनी कॉपी में कि ये विलोम है, ये थोड़ा सा अलग है, कठिन है, इसको लिख लेते हैं, ये मुहावरा है, ये समानार्थी शब्द है, तो उस तरीके से नहीं, ये बहुत अच्छा रहा जो है आपको, कि आपको हिंदी में बहुत दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हिंदी में 50 से ऊपर नंबर लाना मस्ट होता है, प्रिल निकालने के लिए जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तो प्रीलिम्स की बात हो गई। प्रीलिम्स के बाद जो है आप जो है हमारे संस्थान के संपर्क में आई मेंस के कोर्स के लिए। तो मेंस की जो पढ़ाई थी, हमेशा ये माना जाता है कि प्रीलिम्स आप पढ़ के आए तो आपका हिंदी भी तैयार है, जीएस भी तैयार है, आपका एक नया पार्ट आ जाता है हिंदी आलेखन। जी। तो आपका हिंदी आलेखन की तैयारी आपकी कैसी रही, आपने क्या उसके लिए किया जो है? सर हिंदी आलेखन के लिए तो मैं टोटली सर आप पे और डिकोड पे ही डिपेंड थी। मुझे आपने सर जैसे बताया कि ऐसे लिखना है, मैंने उसको बस बिल्कुल उसी तरीके से बस फॉलो किया और प्रैक्टिस किया उसका। जो आप टेस्ट लिया करते थे बस उसको बहुत ऑनेस्टली करने की कोशिश करती थी मैं। और सर बिल्कुल इसके अलावा मैंने कहीं कुछ नहीं। हाँ, अब मैं सुनती थी कि सबने ये बुक रखी, वो बुक रखी, तो मैंने भी एक बुक खरीद ली थी हरदेव बारी की मतलब एक आत्मसंतुष्टि के लिए कि बीच बीच में देख लिया करेंगे। लेकिन सर जेन्युइनली मैंने पढ़ा सिर्फ यहीं से था, जो चीज़ें आपने दी थी। और हमारे जो डिकोड एग्जाम की ई बुक है वो अपने आप में पूरा एक कंपाइलेशन ही है, जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। जी सर। तो उसके लिए बहुत सारी अलग से बुक नहीं पढ़नी पड़ती, वो एक बुक अपने आप में समीक्षा अधिकारी के लिए पर्याप्त है, प्री के लिए भी मेंस के लिए भी जो है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये अपने बैच की जो है, हमारा बैच का मतलब ये है कि जो हमारा इंटरनल बैच था 2016 के लिए मेंस का, उसकी जो है टॉपर भी थी, जितने भी टेस्ट होते थे सबसे अच्छे मार्क्स आते थे, और इनके ऊपर एक बहुत भारी दबाव भी था जितने भी साथ में इनके को स्टूडेंट्स थे, क्योंकि सबको 100% उम्मीद थी कि इनका सिलेक्शन जरूर होगा, भले किसी और का हो चाहे ना हो, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहता था। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इनके अंदर एक राइटिंग की स्किल जो है, जो ईश्वर प्रदत्त है, वो अपने आप में है। आप अभी कोई टॉपिक इनको दे दीजिए और ये आपको आधे घंटे बाद एक अच्छा निबंध जो है लिख के दिखा सकती हैं। तो ये गॉड गिफ्ट भी है, साथ में जो है इनकी जो कंटिन्यूअस पढ़ाई है, एडिटोरियल्स पढ़ना, बाकी जो है डिबेट सुनना, तो ये सब चीज़ें हमारे जो है बौद्धिक स्तर को बढ़ाती हैं। हमारी जो है एक, जब कोई आप एस्से लिखती हैं, जैसे मैंने कोई भी आपको टॉपिक दे दिया, तो उस टॉपिक पे आप क्या मंथन करती हैं, क्या क्या सोचती हैं, और किस तरह से उस एस्से के लिए आप एक जो है कंटेंट और मटेरियल अपने दिमाग में लाती हैं, फिर लिखती हैं, क्या करती हैं उसके लिए बैकग्राउंड? सर ऐसे के लिए पहले तो मैं देखती हूँ, जैसे कोई अगर महिला सशक्तिकरण, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, महिला सशक्तिकरण पे मुझे ऐसे लिखना है, तो पहले मैं सोचती हूँ कि इस फील्ड में रिसेंटली कौन सी ऐसी महिला है जिसने ऐसा उत्कृष्ट कार्य किया है जो एक एग्जाम्पलरी है, मतलब समाज के लिए उदाहरण है। तो ऐसा अगर मुझे पता होता है ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ा सा सर्च करती हूँ, चाहे इंडियन चाहे वर्ल्ड। मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि कोई भी ऐसे में करंट से स्टार्ट करूँ। बिल्कुल सही स्ट्रेटजी। जैसे सर महिला सशक्तिकरण का मैंने एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि मैंने इसका ऐसे कई बार देखा था। मैंने चेक तो किया। मैंने उस पे एक पिछले बार एक गीतांजलि राव, एक लड़की थी 15 इयर्स की, उसको कुछ साइबर बुलिंग ऐप और उसके लिए था, तो मैंने अपना ऐसे यहाँ से स्टार्ट किया कि अभी रिसेंटली ये हुआ, मतलब ये इंसिडेंट, और नोबेल प्राइज वुमेन्स को मिला। तो ये महिला सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। उसके बाद सर उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स वगैरह मैं पहले 10 मिनट सर्च कर लेती थी कि कुछ फैक्ट्स क्या है, जेंडर इक्वालिटी में कैसे हैं, ये क्या फैक्ट्स वगैरह एक जगह पेन डाउन हमने कर लिया। उसके बाद मैं सब कुछ बंद करके खुद सोचती थी कि इस टॉपिक को अगर मैं पढ़ती तो ये कैसा होना चाहिए, ये किस तरीके का होना चाहिए, उस हिसाब से फिर मैं उसको फ्रेम करने की कोशिश करती। कभी एक सारे फैक्ट्स को मिला के एक स्टोरी बनाने की कोशिश करती थी। और फाइनली ऐसे के लिए कंक्लूजन मुझे लगता है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नहीं तो फिर
मतलब ओपन सा लगेगा। फाइनली एक पॉजिटिव नोट पे ले जाके ऑप्शंस सॉल्यूशंस के साथ उसको हमेशा ही कंक्लूड करते थे सर। तो एस्से की हमने बात की जो है, मैं भी आपसे जो है जब भी एस्से की बात करता हूँ जो है लेक्चर्स में, तो सेम पैटर्न जो है आप फॉलो करती हैं। कम से कम एस्से लिखने का, अगर आप एग्ज़ाम में भी लिख रहे हैं तो 15 मिनट उसकी फ्रेमिंग पे दीजिए। 15 मिनट पर्याप्त होते हैं। 15 मिनट में आप उसके बारे में सोच पाएंगे, क्या कोटेशंस हमको उसमें लाने हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया, इनके एस्से की जो सबसे बड़ी विशेषता है और जो मुझे सभी में सबसे डिफरेंट इनका जो है लगा एस्से, कि इन्होंने हर टॉपिक को, अगर हम साहित्य और संस्कृति का भी निबंध देते थे इनको, तो उसको भी कहीं ना कहीं करंट की किसी घटनाक्रम से कनेक्ट करने का इन्होंने प्रयास किया। और यही इनका एक जो है सबसे पॉजिटिव तरीका रहा। इसीलिए इनको यूपी पीसीएस मेंस में भी एस्से में बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। और अभी तो खैर आरओ मेंस की कॉपीज़ का नंबर नहीं आया है, जब आएगा तो हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इनका एस्से बहुत जो है अच्छा रहा जो है कुल मिला के। उसके अलावा जैसे कि संक्षेपण भी एक होता है, उसमें शीर्षक लिखना रहता था। तो संक्षेपण करने में जो है क्या खास बातें मतलब आप ध्यान रखती हैं? सर संक्षेपण में सर जैसा आपने सिखाया था हम लोगों को कि बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। लगभग 1/3 माना जाता है। 1/3 से बहुत अधिक बड़ा होगा तो फिर संक्षेपण नहीं रह जाएगा वो। तो उसको 3-4 बार पढ़ के उसका जो मेन क्या कहना चाह रहा है सर, वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे। और उसको फिर 3-4-5 लाइन में जैसे होता था उस तरीके से लिखते थे। उसका सेंट्रल आइडिया क्या है वो निकालने की कोशिश करते थे। हमारे यहाँ जितने भी मतलब जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर प्रैक्टिस में थे, तो सबको मैंने हमेशा एक ही बात कही कि अगर आप किसी पैराग्राफ का संक्षेपण कर रहे हैं तो आप ये भूल जाइए कि जो लिखा गया है, जो लेखक ने लिखा है, उसने किन शब्दों का यूज़ किया है। आप उसके शब्द जाल में मत फंसिए। आप उसके सेंट्रल आइडिया को, जैसा इन्होंने कहा, केवल उसकी सेंट्रल थीम को समझ के अपने शब्दों में अगर उसको बदल दीजिए, 1/3 से 1/4 शब्दों में उसको ले आइए, बहुत अच्छा संक्षेपण आपका हो जाएगा। और जो आपका उसका शीर्षक पूछा जाता है, वो शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो उसकी सेंट्रल आइडिया को बिल्कुल सही से डिफाइन कर रहा हो। तो ये हो गया। बाकी कंप्यूटर नॉलेज तो बहुत ही नॉर्मल जो है होता है इसमें जो है। तो मेंस में आपने जीएस के लिए कोई स्पेशल जो है स्ट्रेटजी रखी या जो है पुराना रिवीजन किया, क्या किया? सर मैंने सिर्फ पुराना रिवीजन किया। नया कुछ डेटा आया जैसे कि आता रहता है, फॉरेस्ट का कुछ आया या फिर माइनिंग का कुछ आया, जैसे कोयले में कौन आगे, तो जो करंट में चल रहा है बस उसको अपडेट किया। बाकी जो पुराना था मैंने उसको बार बार रिवाइज किया। मेरी सर स्ट्रैटेजी ही यही रही कि लिमिटेड रिसोर्स और कम से कम 8 बार रिवीजन। देखिए 8 बार रिवीजन, मैं तो आपको 4 ही 5 बार करने की सलाह देता हूँ, लेकिन आप इनके मुंह से सुन रहे हैं कि 8 बार रिवीजन। और वास्तव में ये बिल्कुल सही है। लोग कहते हैं कि सवाल 2 तरह के होते हैं, एक सवाल होता है कठिन, एक सवाल होता है आसान। कठिन सभी के लिए कठिन होता है, आपके लिए भी कठिन है, मेरे लिए भी कठिन है, मैं टीचर हूँ भले तब भी मेरे लिए कठिन है। लेकिन जो सरल वाला होता है, अगर आप उसको गलत कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी पढ़ाई में खामी है। कठिन वाले में जरूर है कि आप भी गलत कर सकते हैं, हम भी गलत कर सकते हैं। तो रिवीजन ही की जो है आप सक्सेस है। अगर आप रिवीजन को पकड़ के चलेंगे, कम पढ़िए, लिमिटेड सोर्सेज से पढ़िए जैसा कि सिप्रा जी ने कहा, लेकिन उसको बार बार रिवाइज करिए। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। और ये निगेटिव मार्किंग का एग्ज़ाम है, आप जानते हैं। तो निगेटिव मार्किंग में जो है आपको ओवर कॉन्फिडेंस से जो है बचना है और कॉन्फिडेंट होकर आंसर देना है। तो अब आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हमसे मेंस के दौरान जुड़ी जो है आरओ मेंस के कोर्स में, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा हम लोग के साथ में, कि मतलब आरओ मेंस का कोर्स ज्वाइन करने के बाद आप में कुछ आपको लगता होगा कि हमारे अंदर कुछ कमियां थी जो हम पहले नहीं जानते थे, जैसे पत्र लेखन वगैरह या बाकी चीज़ें, हम फॉर्मेट्स नहीं जानते थे, या हमको निबंध लिखना आता था लेकिन एक सही प्रॉपर वे नहीं जानते थे। तो आपने क्या क्या चीज़ों में मतलब आप में अपने आप में वो महसूस किया बदलाव? सर मुझे तो लगता है कि हिंदी का जो मेंस का पेपर था पूरा ही एक तरीके से रिफाइन हुआ मेरा। ऐसे मेरा जो था सर वो रॉ था, जो मैं जानती थी, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्शन का अभाव था।
मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं सही लिख रही हूँ, गलत लिख रही हूँ, अच्छा लिख रही हूँ, बुरा लिख रही हूँ। तो वो काम मुझे एक जो चेक हुआ इससे कि कैसा लग रहा है पढ़ने पे, है मात्रा की गलती, पैराग्राफ कैसे चेंज कर देना चाहिए, कहाँ कोटेशंस यूज़ करने चाहिए, कितने फैक्ट्स होने चाहिए, एक डायरेक्शन मिला सर ऐसे में मुझे। और लेटर्स का तो यही है कि सर लेटर वर्ड ही मैंने सुना था कि मतलब ऑफिशियल लेटर होते हैं, लेकिन देखा, पढ़ा, समझा सब यहीं पे है। तो सर वो मैंने पहले से कुछ नहीं था मेरे पास उसमें। तो लेटर के बारे में एक बहुत कन्फ्यूजन लोगों में रहती है। एक्चुअल में कुछ परंपरागत जो है नोट्स लेटर के लिए चलते हैं, और वो जो है एक स्टूडेंट से सीनियर से जूनियर, जूनियर से उसके जूनियर तक जो है सर्कुलेट होते रहते हैं, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी नोट्स का आदान प्रदान होता है। लेकिन समस्या वहाँ पर ये है कि आपके जो सीनियर ने जो है 3 बार मेंस दिया और लेटर लिखा, हम इस चीज़ को नहीं वेरीफाई कर पाते हैं कि क्या वो सही फॉर्मेट पे है, और लेटर की गलती पे नंबर बहुत कटते हैं। लेटर को एक सही फॉर्मेट पे और यूपी गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे होना जरूरी है, और वही हमारा फोकस था आप लोग के साथ में जो है कोर्स के दौरान जो है। तो समीक्षा अधिकारी आपका जो है पहली बार में ही निकला। जी सर। तो इसमें आपका जो है मतलब आपका जो बैकग्राउंड है, मतलब मैं सीधे सीधे अगर कहूँ कि आप जो है एक जो है मैरिड होम मेकर हैं, तो आपको घर से कैसा सहयोग मिला इसमें, जो है आपने पढ़ाई में कैसे मैनेज किया सब चीज़ों को? क्योंकि जो आपके जो है साथ में आपकी फ्रेंड्स देख रही हैं, और विशेषकर जो है जो शादीशुदा महिलाएं हैं, उनको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि शादी के बाद जीवन खत्म नहीं होता है, शादी के बाद भी जीवन स्टार्ट होता है। बिल्कुल सर। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि सारा गेम जो होता है वो माइंड में होता है, और यहाँ पे सबसे पहले हमें खुद को जीतना है कि हमको खुद को नॉर्मल फील कराना है कि सबकी तरह हम भी कर सकते हैं। क्योंकि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा, शादी के साथ साथ अगर छोटा बच्चा हो तो नो डाउट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और इंक्लाइन ज़्यादा होती है फीमेल की तरफ। लेकिन हमें ये सोचना है कि अगर कोई कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, और साथ में बस ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। और महिलाओं के साथ क्या है कि उन्हें भी थोड़ा सा घर के लोगों का सहयोग लेना चाहिए। जैसे जनरली सारी काम खुद कर रहे हैं, लेकिन हाँ अगर हमने पढ़ने का सोचा है तो सर कुछ समय हमें अपने को देना पड़ेगा। तो आपके साथ जो भी है, जो भी अगर उनके पास खाली समय है तो उनका सहयोग लीजिए अपनी लाइफ को आगे संवारने के लिए। और दूसरा, प्रयास बहुत ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है सर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए ईमानदारी सबसे पहली शर्त है, कि खुद से ईमानदार रहना है कि हम कर लेंगे, और इतना टाइम हमने पढ़ने का सोचा है तो उस टाइम पे हम पढ़ेंगे। ये नहीं कि सर उसमें आजकल मोबाइल बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो उन सारी चीज़ों को किनारे करके, और फीमेल्स को तो मैं खास तौर से कहूँगी कि सर उनके पास जब सृजन की शक्ति है तो फिर वो कुछ भी कर सकती हैं। तो आपको बस यही सोचना है कि देखिए आपके आगे मैं खुद एक एग्जांपल हूँ। मेरा 2 साल का बच्चा था जब मैंने इसका मेंस लिखा, तो बस यही मुझे लगता था कि ये बच्चा बर्डन नहीं है मेरे ऊपर, ये कहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं है मेरा, एक तरीके से मुझे पॉजिटिव रखने का सोर्स है। जब मैं पढ़ के उठूँ तो थोड़ा सा इसके साथ खेलूँ तो थोड़ा लाइवली फील होता था मुझे। तो हर चीज़ के लिए एटीट्यूड हमें अपना चेंज करना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना होगा, और सेल्फ पिटी हमें ख़त्म करना होगा। जैसे महिलाएं खुद भी सोचती है, मैं भी कुछ वक्त तक ऐसा सोची कि अब कैसे करूं, अब तो बेबी भी है, अब नहीं हो सकता, लेकिन ये खुद के दिमाग से पहले ख़त्म करना होगा सर। अच्छा, आपके पतिदेव भी जो है रेलवे में ऑफिसर हैं जी, तो उनका कैसा सहयोग रहा आपके साथ जो है? सर उनका सहयोग बहुत अधिक रहा। उनके सहयोग से ही सर मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ। और उन्होंने बीच में कोविड के टाइम पे तो घर पे रहने का मौका मिला, तो उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि मुझे पढ़ने का समय मिल सके, और बच्चे को काफ़ी हद तक उन्होंने देखा और मुझे पढ़ने के लिए समय दिया। हम साथ में बैठ के स्ट्रैटेजी बनाते थे कि आज 1 वीक का प्लान ये होगा, 2 वीक का प्लान ये होगा, इस टाइप से। तो सर बहुत सहयोग मिला मुझे। आप काफ़ी लकी हैं।
और सर। आप लोगों में से भी जो लोग किसी बहन के भाई हैं जो तैयारी कर रही हैं, किसी महिला के पति हैं जो तैयारी कर रही हैं, तो संदेश साफ है कि उनको आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सहयोग करिए। थोड़ा सहयोग करेंगी तो महिलाओं में वो क्षमता होती है कि आप 2 कदम के लिए प्रेरणा देंगे तो वो 4 कदम आप बिल्कुल चल के सर। दिखलाएंगी और आपका नाम कहीं ना कहीं जो है वो रोशन करेंगी जो है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ा सा हम लोग पीसीएस के बारे में बात कर लें। जी। पीसीएस का प्रीलिम्स फिर से आने वाला है जी। और आप भी तैयारी कर रही हैं, इस समय निश्चित रूप से पढ़ ही रही होंगी। तो यूपी पीसीएस को आप किस तरह से देखती हैं? प्रीलिम्स में यूपी पीसीएस में सबसे ज़्यादा आपको क्या महत्वपूर्ण लगता है कि मतलब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पढ़ने में? सर पढ़ने में मतलब जैसा कि पेपर मुझे लगता है कि करंट को वेटेज काफ़ी दिया जा रहा है। करंट है, एनवायरनमेंट है, तो इन डायरेक्शंस में वेटेज है। तो मतलब इस पे हमें अपना फोकस रखना है कि क्या किस तरीके का पेपर एनालिसिस पहले हमें करना होगा कि किस तरीके का पेपर आ रहा है। ऐसा नहीं कि हम एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा समय दे दिए और उसका वेटेज कम है पेपर में। तो सबको साथ लेके चलना है और ट्रेंड एनालिसिस करते हुए कि कुछ फैक्ट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो थोड़ा फैक्ट्स पे पढ़ना है, कुछ कहाँ पे डीप नॉलेज की ज़रूरत है, तो सर इस तरीके से। और पीसीएस मेंस के लिए आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा है? सर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को काफ़ी लोग लेंदी सब्जेक्ट मानते हैं ऑप्शनल के लिए। जी। खैर बहुत अच्छी बात है आपका, क्योंकि ज्योग्राफी का समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स में और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में बहुत अच्छा रोल होता है। 20-25 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए हैं और किसी का अगर ज्योग्राफी सब्जेक्ट है और अच्छे से पढ़ा है उसने तो उसकी जो है अच्छी सी हेल्प भी हो जाती है। तो ज्योग्राफी को आपने चुना। जी सर। और आपका बैकग्राउंड रहा है पूरी तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री वाला जो है। जी सर। पीएचडी तक आपने कर डाला है, तो ज्योग्राफी ही क्यों आपने चुना? सर मुझे ऐसा लगा कि मैं फिजिक्स बैकग्राउंड की हूँ तो थोड़ा सा ज्योग्राफी मुझे समझने में आसानी होगी। वही है सर, शुरुआत में होता है कि जब नए नए आते हैं एक दूसरे से पूछते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है। सबके साथ ऐसा ही होता होगा मुझे लगता है। तो मैंने थोड़ा सा पढ़ा तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ज्योग्राफी। हालांकि आगे बढ़ते गए तो लगा कि लेंदी है, लेकिन हाँ मेरा इंटरेस्ट हमेशा रहा, मुझे अच्छा लगा पढ़ने में ज्योग्राफी। तो मुझे लगता है सर जो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगे आपको ऑप्शनल में, जिसमें आपको पढ़ने में मजा आए, वो सब्जेक्ट ऑप्शनल होना बस चाहिए। यही मैं आपसे सुनना चाहता था। ऑप्शनल के लिए सभी लोग बहुत परेशान होते हैं। जब भी ऑप्शनल की बात आती है तो कोई सीनियर्स ने क्या लिया था, या तो सक्सेस रेट लोग गिनने लगते हैं कि अरे सोशलॉजी वाले ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं, फिर ट्रेंड आ जाता है अरे अब तो साइंस वाले ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस सब्जेक्ट को आप दिल से चाहते हैं, दिल से मतलब उससे जुड़े हुए हैं और आपको लगता है कि आप उसको एक्सप्रेस कर ले जाएंगे, बस वही आपका ऑप्शनल है। बाकी आप समझदार हैं। सिप्रा जी ने भी आपको बताया कि फिजिक्स केमिस्ट्री जैसा बैकग्राउंड होने के बाद भी ज्योग्राफी लिया। हो सकता है इनको हिस्ट्री भी ले सकती थी, कोई और सब्जेक्ट पॉलिटी भी ले सकती थी, लेकिन इन्होंने अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट लिया। और जब इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होता है तभी हम उसमें पूरी ईमानदारी से जो है अपना प्रयास कर पाते हैं। तो ज्योग्राफी एज ऑप्शनल जो है, आपने उसके लिए कोई विशेष जैसे कोई कोचिंग की या सेल्फ स्टडी कर रही हैं, या क्या क्या आपने उसके लिए किया जो है? सर मैंने कुछ नोट्स मंगाए थे दिल्ली से, उसको ही पढ़ा था। सर एक्चुअली मुझे ऑप्शनल पढ़ने का समय मिल नहीं पाया था क्योंकि मेरा आरओ मेंस था दिसंबर में और उसके बाद जनवरी में मेरा पीसीएस मेंस था। तो सर मेरी ऑप्शनल की कॉपी 2 बार भी नहीं खत्म हुई थी। अच्छा। हाँ सर, पर वही है कि कहानी बनाने की कला, सारे जो भी करंट में चीजें चल रही हैं और ज्योग्राफी का बेस जो कि यहाँ पे भी था, पीसीएस में प्रीलिम्स वगैरह में था, तो मुझे आइडिया था। और ऑप्शनल अलग से मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी थी। पर यही है कि जो करंट में चीजें चल रही थी उसको इंटीग्रेट करके ही मैंने वहाँ पे लिखा था ऑप्शनल। और पर हाँ थोड़ा समय मुझे मिला होता तो शायद और अच्छे से कर सकते थे। अच्छा, आपका मेंस निकला। जी सर। आपने इंटरव्यू भी दिया और इंटरव्यू के संबंध में हमारी आपकी काफ़ी बात भी हुई थी। इंटरव्यू से पहले भी जो है थोड़ा सा आपने टिप्स विप्स लेने के लिए हम कई बार बात की थी जो है। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि आप बताएं जो है कि
इंटरव्यू आपका कैसा रहा, आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, कुछ इंटरेस्टिंग जो है क्वेश्चंस जिसका आपने अच्छा जवाब दिया अपने हिसाब से, थोड़ा सा शेयर करिए, बिल्कुल फ्री हो कि कोई उसमें वो नहीं है, आप सोच के बताएं। सर मुझसे तो पहले घुसते ही पूछा गया कि आपने बाहर देखा कि कुछ लगा था। तो मैंने कहा हाँ सर, 4 पेंटिंग्स लगी थी 4 लोगों की। तो उन्होंने कहा कि किसकी किसकी, तो अभी तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, उस टाइम पे मुझे याद था। फिर पूछा उन्होंने कि अच्छा मतलब आपका बैकग्राउंड क्या है, फिर मैरिड है, ये सब चीजें पूछी। उसके बाद पूछा कि मैरिड लाइफ में आप न्यूटन्स लॉ को कैसे अप्लाई करती हैं। वेरी गुड। तो क्या अप्लाई होना चाहिए? मैंने कहा कि यस सर होना चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि फिर आप झगड़े को सपोर्ट करती हैं? मैंने कहा नहीं सर, झगड़े को तो नहीं सपोर्ट करती, पर हाँ मुझे लगता है कि अगर नेचुरल लॉज हैं तो यहाँ भी एग्जिस्ट करेंगे ही, और प्रतिक्रिया आनी भी चाहिए, लेकिन अपना व्यू सबको रखना चाहिए, और अगर नहीं रहेगा तो चीजें अंदर कुंठा का जन्म होगा। फिर वो लोग हंसने लगे इस पे काफी। और सर मुझसे काफी डाइवर्स क्वेश्चन पूछे। आप पूछे कि आपके आइडियल कौन है, तो मैंने बोला कि सर सचिन तेंदुलकर। तो पूछा कि सचिन ही क्यों? तो मैंने बताया कि मतलब अपने वर्क से जवाब देते हैं, तो आप सचिन की तरह बनना चाहेंगी, मतलब सर इस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने मुझसे काफी पूछे। तो किसी और की तरह क्यों नहीं बनेंगी? मैंने कहा कि सर जो मतलब उनकी क्वालिटीज जो मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो उससे मुझे प्रेरणा मिलती है, तो मैं उसको डेफिनेटली चाहूंगी कि मेरी लाइफ में मैं उसको ग्रहण करूं। तो सर मुझे इंटरव्यू में मार्क्स भी काफी अच्छे मिले थे। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन कुछ पूछा था, मुझे ध्यान आ रहा है, होम मेकर करके जो आपने जवाब दिया सर, था। उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन शुरू में पूछा कि आप अपने बारे में परिचय दीजिए। तो मैंने कहा कि मैं एक होम मेकर हूँ, और बाकी चीजें जो थी मैंने बताई अपने। तो आधा इंटरव्यू बीतने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने खुद को हाउसवाइफ क्यों कहा, क्यों नहीं कहा होम मेकर क्यों कहा? तो मैंने कहा कि सर वो जगह जहाँ मैं अपना एनर्जी और टाइम लगा रही हूँ कि वो आगे मतलब एक हैप्पीनेस रहे, और वहाँ पे कुछ भी किया जाए तो प्रोग्रेस करें हम, एक पॉजिटिव थॉट्स रहें, तो मुझे लगता है कि मैं उस चीज़ को बना रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ। तो इस लिहाज से मुझे लगता है सर मैं हाउस वाइफ, तो अगर टेक्निकली भी देखें तो मैं हाउस वाइफ नहीं हूँ, होम मेकर हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जवाब संतुष्ट दिखे वो लोग काफ़ी इससे। अच्छा, आप अभी बता रही थी आपको नंबर मिले, तो आपको मतलब मेंस में नंबर और इंटरव्यू में कुछ याद हो तो बताएं कैसे कैसे नंबर मिले जो है। सर मेंस में ऐसे में मुझे आई थिंक 94 मार्क्स मिले थे। हिंदी में हाँ 101 मिले थे हिंदी में। और सर एथिक्स का कुछ 107 नंबर ऐसा कुछ था। 4 पेपर। हाँ सर, और ज्योग्राफी के फर्स्ट पेपर में 114 नंबर मिले थे। सेकंड में थोड़े कम हो गए थे, 77 मार्क्स थे। और बाकी 2 का सर ठीक से याद नहीं है। और इंटरव्यू में कितने मिले आपको नंबर? 72। बहुत अच्छे नंबर मिले आपके, इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा गया। जी सर। तो आपको क्या लगता है कितने नंबर से आप चूक गई पीसीएस में? सर जैसे बीएसए की पोस्ट तो मैं देखूँ तो सर 12 नंबर ऑलमोस्ट कम था मेरा, नहीं हुआ। और बाकी कुछ पोस्ट ऐसी थी जिसके लिए मैं एलिजिबल नहीं थी, जिसको मैं भर नहीं सकती थी, जैसे सीडीपीओ वगैरह था, स्पेशलाइज्ड। तो उसके लिए मैं एलिजिबल नहीं थी। और ऐसी कई सारी पोस्ट थी, मैं शायद सर 250 या कुछ इतने ही पोस्ट के लिए एलिजिबल ही थी उसमें से। कुल मिला के आपका बहुत अच्छा एफर्ट रहा इस बार पीसीएस में भी, और आपने अगर यही लय बना कर रखी तो निश्चित रूप से जो इस बार आपका सिलेक्शन होना है। तो पीसीएस तो आपका जो है एक अल्टीमेट जो है वो एम है ही है। जी सर। अभी तो आपको एज ए आरओ भी ज्वाइन करना है। यस सर। और जल्दी ही ज्वाइनिंग भी आपकी होने वाली है, और आप लखनऊ में इसको ज्वाइन करेंगी। तो अब आपके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ गई, हाउसवाइफ आप आई हैं। जी सर। एक आपके पास जॉब भी आ गई, और आपका जो है सपना जो एसडीएम का वो पूरा करना है। यस सर। तो क्या लग रहा है आपको जो है? सर वही है, फिर मैं यही कहूँगी कि मुझे माइंड में लगता है कि
हम कर सकते हैं और अपना बेस्ट देना है, ताकि एंड ऑफ द डे हमें ये फील नहीं होना चाहिए कि हमें मौका मिला होता तो हम ये कर लिए होते। और बस ये आपको आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए कि जितना मेरे पास समय था उसका मैंने बहुत सही तरीके से इस्तेमाल किया। उसमें ईमानदारी, मैं यही सोचती हूँ सर कि उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। बाकी होना ना होना ईश्वर के हाथ में है, मतलब कर्म करना है अपना। बिल्कुल। आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उनके मन में तरह तरह के सवाल होंगे, मैं जानता हूँ जो है, और इसीलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबके सामने ही कि थोड़ा सा समय निकाल के और इस वीडियो पे जो कमेंट्स होंगे, अगर आपको समय मिलेगा तो रिप्लाई जरूर कर दीजिएगा। इससे लोगों को बड़ा अच्छा मतलब लगेगा जो है। हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें की और एक सेंट्रल पॉइंट जो है जो शिप्रा जी के व्यक्तित्व के साथ जुड़ा है, इनका नाम है शिप्रा, मतलब तेज चलना। शिप्रा नदी आप लोग जानते हैं उज्जैन में बहती है, और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, उसमें एक पर्यायवाची होता है निरंतरता। तेज चलना, निरंतरता, और जो है चीज़ों को खूबसूरती से करना। तो ये तीनों चीज़ें जो है इनकी पर्सनालिटी में दिखती भी हैं। इनके ऊपर जो अगर देखा जाए तो एक साधारण स्टूडेंट जिसके पास 8 घंटे पढ़ने का समय है, वो एक कमरे में रह रहा है, भले उसके साथ कुछ और दिक्कतें हों, लेकिन उतनी दिक्कतें नहीं हो सकती जितनी इनके साथ थी, और इन्होंने करके दिखाया। तो मैं यही चाहता हूं कि आप सभी लोग जो है इनको दिल से जो है शुभकामनाएं, बधाई दीजिए कि ये जब अगला इंटरव्यू दें, आप हमारे साथ बैठे, तो एसडीएम में टॉप रैंक यूपी में इनकी हो, और हम सभी लोग दिल से चाहते हैं। अब मैं एक लास्ट जो है आपसे बात करना चाहता हूं कि जो आपके साथ लोग देख रहे हैं, जी सर, होता क्या है कि हम लोग आजकल जो है केवल जो है सफलता को एक यही पैमाना मानते हैं कि हमको एक जॉब मिल जाए वही सफलता है, और वो जॉब गवर्नमेंट जॉब हो। जबकि मेरा खुद का एक व्यक्तिगत रूप से मानना ये है कि गवर्नमेंट जॉब जो है जीवन की सफलता का कोई पैमाना नहीं है। बिल्कुल सर। तो आप जो है भले आपको एक अच्छी जॉब मिल गई है और भविष्य में आप जो है और अच्छे उस पर जाएंगी, तो जो लोगों में निराशा आती है, पढ़ते पढ़ते 3 साल से पढ़ रहे हैं, 4 साल से पढ़ रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, नहीं हो रहा है, इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ लोग हैं जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है 2-2 3-3 बार, तो उनको जो है एक अपना मैसेज दीजिए जो है कि उनको किस तरह से निराशा से बचते हुए ज़िंदगी को पॉजिटिवली जो है आगे देखना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। सर, निराशा, मैं ये नहीं कह सकती निराशा आएगी नहीं, वो डेफिनेटली आती है। समस्याएं आएंगी, सबके साथ आएंगी, और ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि जिस दिन हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तब हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे। वो सर चलता रहेगा साथ में। बस ये है कि हमें उन चीज़ों से अफेक्टेड नहीं होना है, और ह्यूमन नेचर है कि थोड़ा हमें बुरा लगेगा, लगे, आप उसको समय दीजिए, 1, 2, 3 दिन आप अपने आप को समझने और समझाने का समय दीजिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ विश्वास रखिए कि आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो क्षमता है। तो उसके लिए हमें चॉक आउट करना पड़ेगा कि कहाँ हमारी गलती थी, कहाँ फॉल्ट किस जगह पे था। वो आपको बहुत अच्छे से पता होता है। कई बार एग्जाम में हम जाते हैं तो हमें लगता है कि ये भी सही, ये भी सही है, वो लैक ऑफ रिविजन है। और उसको, आपको अपना फॉल्ट हर इंसान को पता होता है कि हमने कहाँ गलती की, या हमारे तरीके में, हमारे अप्रोच में, या हमारे रिवीजन में। अपना ईमानदारी से अपनी कमी को स्वीकारिए, क्योंकि बिना स्वीकार किए सुधार नहीं हो सकता है। और जो मैं आखिरी चीज़ कहूँगी कि रिवीजन सफलता की है, रिवीजन और निरंतरता। मेरे एक मित्र ने अभी कल ही बहुत खूबसूरत बात कही कि अगर आपको एसडीएम बनना है तो आपको तब भी पढ़ना है जब आपकी इच्छा बहुत नहीं कर रही है। आपको कुछ अलग करना है तो मतलब आपको कुछ अलग करके दिखाना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ेगा हमें। कि मन नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं कि 10 दिन तक मन ही नहीं कर रहा है सर, तो वो नहीं, हमें ढूंढना पड़ेगा कि मन क्यों नहीं कर रहा है, क्या हम बोरिंग चीज़ पढ़ना है, उसको बहुत जल्दी फाइंड आउट करके उसको रेक्टिफाई करना है। तो बस लगे रहना है, लगे रहना है। भले रोज लगे कि क्या कर रहे हैं, इसमें से कुछ आता भी नहीं है, लेकिन सब आता है, क्योंकि हार्डवर्क कहीं बेकार नहीं होता है। बिल्कुल। और बस आप सब लोग कर सकते हैं, और सबके अंदर वो क्षमता है, यही विश्वास रखना है और अपने मेहनत करते जाना है, और सफलता जरूर मिलेगी आप लोगों को।
बहुत ईमानदारी से सिप्रा जी ने आप लोगों से जो है अपने दिल की बात कही, और मुझे लगता है कि आप लोगों को इनसे प्रेरणा भी मिली होगी। और विश्वास मानिए, मैं बहुत ईमानदारी से मैं भी एक बात कह रहा हूँ कि हमारा संस्थान, हम लोग सैकड़ों स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं। रोज़ पर्सनल टॉक होती है, फ़ोन पे बातचीत होती है और माध्यमों से बातचीत होती है, लेकिन ऐसे बहुत कम ही जो है स्टूडेंट्स मिलते हैं जिनसे एक टीचर को भी लगता है कि हमने कुछ सीखा। तो हमने, सिप्रा जी हैं, शिवानी हैं, और बाकी सबका मैं नाम नहीं लूँगा, काफ़ी सारे हमारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनसे मुझे खुद भी लगता है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। और वो जो है हमारी जो पढ़ाने का तरीका है, हमारा जो तैयारी कराने का तरीका है, उसको और इम्प्रूव करने में जो है बहुत हेल्प देता है। तो मैं, जैसे कि जहाँ तक निबंध की अगर हम बात करें, तो निबंध में जो है शिवानी, सिप्रा, दुर्गेश जी, बाकी और भी ऐसे लोग हैं जिनसे मुझे वास्तव में लगा कि हाँ, कितनी एक टॉपिक पे कितनी डाइवर्सिटी हो सकती है। महिला सशक्तिकरण पे निबंध लिखना है, इनका एंगल मैंने देखा, शिवानी का देखा, दुर्गेश का देखा, बाकी और लोगों का देखा। तो ये भी अपने आप में एक सीखना है। और हमारा जो कोर्स संचालित हो रहा है समीक्षा अधिकारी के लिए, अब तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए पूरा कोर्स अवेलेबल है। हमारा यही प्रयास रहता है कि हम आपसे कराएं। जी सर। हम आपको कुछ लिख के पहले से पकड़ा दें कि इसको रट लीजिए, तो वो निबंध नहीं। निबंध मतलब होता है अपने विचार। आप फैक्ट्स कहीं से भी कलेक्ट करिए, आप जानकारियाँ लीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, लेकिन उसको एक निबंध बनाने का काम जो है आपका है। तो जब हम एक ग्रुप में एक कलेक्टिव वो करते हैं, डिस्कशन करते हैं, एक ही टॉपिक पे 20 लोगों ने निबंध लिखकर जो है एक ग्रुप में भेजा, सब ने एक दूसरे का पढ़ा, तो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश ज़्यादा रहती, क्योंकि हमको थॉट्स जो है, सोचने के एंगल्स पता चलते हैं कि अरे ये बात तो मैं भी सोच रहा था। जी सर। लेकिन मैंने इसको इस तरह से लिया, और इधर देखिए सिप्रा जी ने इसको इस तरह से लिखा जो है। तो किस पे ज़्यादा वेटेज देना है, किस चीज़ को हाईलाइट करना है, कहाँ पर किस चीज़ को करना है। और बाकी सिप्रा जी का आपने देखा कि मैंने एक बार फिर कही, निरंतरता, इनके अंदर जो निरंतरता है, सारी परिस्थितियों के बावजूद जो है इन्होंने जो है कंटिन्यूटी जो बना के रखी, और अभी भी वो बनी हुई है। तो मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ कि ये जल्दी ही जो है एसडीएम बने, और आप सभी लोग की तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के भविष्य के लिए। तो आप आई, इसके लिए आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपने गोल में सक्सेस हों, यही हम प्रार्थना करते हैं सभी लोग। थैंक यू सो मच सर। और सर, मेरी सफलता में आपका बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि मैं अपनी सफलता को, वो जो डेली टेस्ट हुआ करता था, उसके बिना कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती। वो डेली टेस्ट सर, वो रामबाण था कि हर दिन हमें पता चलता था कि यहाँ पे हम सुधार कर सकते हैं, और लोग यहाँ पे ऐसा सोचते हैं। जैसे कि मैं बहुत लोगों के ऐसे जो मुझे अच्छा लगता था, और उसको मैं खुद रिवीजन के लिए मैं रखती थी कि इससे कुछ चीज़ें सब नहीं लिख पाए। तो मैं तो यही कहूँगी कि सर, इसी तरीके से आप बाकी स्टूडेंट्स भी जो हैं उनको गाइड करते रहिए, ताकि मेरी तरह बहुत से लोग इस जर्नी में आपके साथ जुड़ें। सफलता की लिस्ट बहुत लंबी हो। आप, हम लोग की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। जब आप लोग थे तो लगभग केवल 200 स्टूडेंट्स थे। इस बार जो है ये आंकड़ा जो है 500 के ऊपर क्रॉस कर चुका है, और अभी भी बैच ओपन है। आप लोगों में से जो आना चाहे, स्वागत है आप लोग का जो है। जैसा कि सिप्रा जी ने बताया कि हमारा सारा फोकस जो है, जब हम मेंस की तैयारी की बात करते हैं, तो डेली ग्रुप डिस्कशन, डेली टेस्ट, कैसे आपको इम्प्रूव करना है, और आपको एक दूसरे का देखने को मिले। अगर हमने एक पैरा दिया है तो उसको 20 लोग, 50 लोग संक्षेपण उसका कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि हाँ जो है किस तरह से और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता था। तो हमारा कोर्स जो है इसी तरह से है, मल्टी अप्रोच है उसमें हमारा, और पूरा फोकस रहता है कि आपकी जो है जो कमियां हैं उसको ढूंढ के आप में जितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कराया जा सके वो हम करने का प्रयास करते हैं। तो मिलते हैं, और नेक्स्ट इंटरव्यू में फिर किसी के साथ जो है डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोग का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन अभी वो हम लोग तक पहुंच नहीं पाए हैं। तो जो लोग और हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी ही वो आएँ जो है, और आप लोग के सामने बैठ के बातचीत की जाए। और ये इंटरव्यू नहीं है, ये बिल्कुल एक साधारण हमारी आपकी बातचीत है, जिसका केवल एक पर्पज है कि आप लोग जो है ये जान सके कि जो लोग सफल होते हैं वो हवा नहीं होते हैं, वो आप ही में से कोई एक है, आप स्वयं भी वो हैं। बस
थोड़ा सा आपको जो है अपनी पढ़ाई का, अपने सोचने का, अपने काम करने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।